तो वो एक्चुअली में स्टार्ट कहाँ से करें, हाउ शुड दे प्रोसीड एज दिस कीप ऑन लर्निंग द न्यू स्टफ? ओके, सो हम लोग एक 5 स्टेप रोड मैप डिस्कस करते हैं। इज इट जस्ट अबाउट कि आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी? सो व्हाट ऑल इज कवर्ड इन द फंडामेंटल्स? डेफिनेटली आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली चीज़ है नेटवर्किंग। व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम दे शुड डेडिकेट टू दिस फंडामेंटल पार्ट? अगर सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, अगर आप डेडिकेटेड एक दिन में 5 से 6 घंटे दे सकते हो। जहां रिसेशन के कारण जॉब्स मिलना मुश्किल हो गया है, वहीं एक आईटी की ऐसी प्रोफाइल जहां कैंडिडेट्स की कमी है, और एक ऐसी प्रोफाइल है जिसमें शायद आपको एक्सटेंसिवली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की तरह कोड भी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूं क्लाउड इंजीनियर्स की। एंड टू हेल्प मी आउट, आई एम कोलैबोरेटिंग विद अ वेरी एक्सपीरियंस्ड क्लाउड इंजीनियर कृति भंडारी, हु इज एन एक्स Amazon क्लाउड इंजीनियर विद ओवर 8+ of years of industry experience। तो यार आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एंड कमिंग अप नेक्स्ट इज माय कन्वर्सेशन विद कृति। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट कृति फॉर योर टाइम, एंड वी हैव ऑलरेडी शॉट वन वीडियो जिसमें हमने क्लाउड इंजीनियरिंग के बारे में काफी अच्छे से डिटेल में बात करी है कि स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, हाउ टू गेट स्टार्टेड विद दिस जर्नी। बट टुडेस वीडियो इज मेनली फोकस्ड ऑन द रोड मैप, राइट? एंड फॉर द ऑडियंस जो अभी इस वीडियो पहले आए हैं, आई हाईली एनकरेज यू गाइस कि आप पुरानी वीडियो जाकर जरूर देखना। इट्स पैक्ड विद इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाउड इंजीनियरिंग एंड आई एम प्रीटी श्योर कि यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। बट कृति, फॉर द न्यू ऑडियंस जो भी आए हैं, लेट्स रिफ्रेश अ बिट, ठीक है? सबसे पहले अब थोड़ा सा हमें ब्रीफली ये बताइए कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोफाइल्स इन क्लाउड इंजीनियरिंग, एंड देन मे बी इफ यू कैन टेल अस अ बिट अबाउट कि उनका डे टू डे क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज दैट यू हैंडल? डेफिनेटली, एंड थैंक यू सो मच साहिल फॉर हैविंग मी हियर। सो फॉर क्लाउड इंजीनियरिंग, अगर हम सिर्फ क्लाउड इंजीनियरिंग रोल को देखें तो वो 2 तरह के एम्प्लॉयर्स उनको एम्प्लॉय कर सकते हैं। सबसे पहले हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स, जैसे हमारा AWS, GCP, अजोर हो गया। तो आप इन क्लाउड प्रोवाइडर्स के यहाँ काम करेंगे एज अ क्लाउड इंजीनियर्स, एंड बाकी कंपनीज आपको हायर करेंगी टू हेल्प देम डिप्लॉय ऑन द क्लाउड। दूसरे हो गए जो इन हाउस क्लाउड यूज कर रहे हैं, और वो कंपनीज किसी भी डोमेन में हो सकती है, रिटेल, फैशन, IT, जो भी चाहते हैं कि वो क्लाउड पे उनकी डोमिनेंस हो, उनकी डिप्लॉयमेंट्स हो, वो लोग भी क्लाउड इंजीनियर्स को हायर कर सकते हैं। फॉर अ डे इन द लाइफ बहुत सारी वैरायटी होती है, इंटरेस्टिंग रोल है, इसलिए आई थिंक हम 3 सेगमेंट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है आर्किटेक्चर डिजाइन। जैसे एक एप्लीकेशन को दूसरी एप्लीकेशन से बात करनी है, तो हम उसे कैसे करेंगे, कैसे बनाना चाहेंगे क्लाउड पे, या अगर सपोज आज आपकी डिप्लॉयमेंट सारी की सारी गूगल क्लाउड पे है, बट यू वांटेड टू बी ऑन AWS, तो हम कैसे उसको मूव करेंगे, या ऑन प्रेमिस यानी कि उनके खुद के डेटा सेंटर पे है और अब हम क्लाउड पे पहली बार जाना चाह रहे हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। या कोई इंटरकनेक्टिविटी डिजाइन करनी है बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी, तो शायद वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज केस हो सकता है। तो पहले तो आर्किटेक्चरल डिसीजंस लेने हैं कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। सेकंड हो गया इम्प्लीमेंट करना है इसको, अब इसको हमें एक्चुअली बनाना है जाकर, तो इसके लिए जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड या कोई स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, उससे यूज करके बनाया जा सकता है। एंड थर्ड हो गया इंटरैक्टिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ टीम्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इन हाउस एक क्लाउड आर्किटेक्ट या क्लाउड इंजीनियर हूँ किसी कंपनी के लिए, तो सारी एप्लीकेशन टीम्स के ओनर्स जो हैं वो सब मेरे कस्टमर्स हुए। या अगर मैं क्लाउड प्रोवाइडर के यहाँ काम कर रही हूँ, तो बाकी के जो इंडस्ट्री में कंपनीज हैं जिन्होंने हायर किया है हमें, वो मेरे कस्टमर्स हो गए। तो दैट्स ऑल्सो आई थिंक वेरी important. Okay. Yeah. And if someone wants to get started with their career, right, what should be their first step? Because right now there's a lot of information, but the problem is कि everything is scattered around, right? So, so the students, they need some sort of roadmap, right? ठीक है, तो वो actual में start कहाँ से करें, and how should they proceed as this keep on learning the new stuff? Okay, so हम लोग एक 5 स्टेप रोड मैप डिस्कस करते हैं, एंड उस 5 स्टेप्स में की स्टेप्स ये है। सबसे पहले फंडामेंटल स्किल्स, कि आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। सेकंड है क्लाउड सर्विसेज को आपको सीखना है और छोटी छोटी लैब्स करनी है, सो आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बना रहा है इसमें। थर्ड है सर्टिफिकेशंस, बहुत सारे GCP, अजोर, AWS सबके बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है, तो यू शुड एक्वायर सम ऑफ दोस। फोर्थ है वर्कशॉप्स एंड इवेंट्स, एंड आई विल डिटेल दैट इन अ लिटिल बिट। एंड लास्ट और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट्स, because you have to build your portfolio to get a good job. Awesome. And अगर हम बिल्कुल फंडामेंटल्स की बात करें, is it just about कि आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी? So what all is covered in the fundamentals? Definitely. I think सबसे ज़्यादा important और सबसे पहली चीज़ है नेटवर्किंग। Different systems कैसे आपस में बात कर रहे हैं, that's very very important to understand. और इसलिए नेटवर्किंग में कॉन्सेप्ट जैसे IP एड्रेसिंग हो गई, सबनेटिंग हो गई, या प्रोटोकॉल जैसे TCP, UDP, या एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल जैसे HTTP, HTTPS, DNS के कॉन्सेप्ट, ये सब बहुत कोर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क सिक्योरिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हो गए, जैसे इंक्रिप्शन कैसे होता है, VPNs कैसे चलते हैं, ये आपको
पता होना चाहिए, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग कैसे की जाए। अब इस सब में बहुत एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है एज अ फ्रेशर, बट डेफिनेटली इनके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। एंड एक क्वेश्चन फॉर द व्यूअर्स आई थिंक दैट आई शुड आस्क कि अगर आप अपने ब्राउज़र में जाके amazon.com डालते हो तो एंड टू एंड एक्चुअली क्या हो रहा है, थिंक अबाउट इट। एंड एक बुक है कंप्यूटर नेटवर्किंग टॉप डाउन अप्रोच बाय कुरोस एंड रॉस, एंड आई थिंक इट्स अ स्पेक्टेकुलर बुक, और वो बहुत डिटेल में जाती है एंड जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उस फ्लो को भी बहुत अच्छे से डिस्कस करती है। सो आई थिंक इट्स वेरी इजी फॉर स्टूडेंट्स टू गेट इट इन देयर कॉलेज लाइब्रेरीज, एंड आई थिंक दे शुड डेफिनेटली ट्राई टू लुक इनटू दैट बुक। सेकेंड स्टेप इन द फंडामेंटल्स हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स का वर्किंग नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लिनक्स को कैसे ऑपरेट करना है ये आपको आना चाहिए, एंड ये बुक पढ़ के यूट्यूब वीडियोस देखकर एक हद तक आ सकता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये स्किल स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाली है। एंड आई थिंक बैश स्क्रिप्टिंग भी बहुत अच्छे से सीखनी चाहिए। एंड इसके लिए भी अगर ऐसा लगता है कि लोग बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं, मुझे कुछ नहीं आता, बैश स्क्रिप्टिंग कैसे करें, लिनक्स को कैसे चलाए, तो गिटहब पे, स्टैक ओवरफ्लो पे बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं, उसको उठाओ, उसको चलाओ, मॉडिफाई करो, एंड देन वंस यू आर लिटिल बिट कंफर्टेबल देन स्टार्ट एक्चुअली बिल्डिंग योर स्क्रिप्ट। उनको ये सीखना चाहिए कि एक्चुअली वो लाइन ऑफ कोड्स कर क्या रहे हैं, या डीबग करो, प्रिंट कमांड डाल दो, देखो समझो कैसे होता है, एंड वंस थोड़ी सी स्क्रिप्ट चला दे अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा कि ओ ये ऐसे चल रहा है तो चलो कुछ नया फीचर बनाए। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है। थर्ड टॉपिक अंडर फंडामेंटल्स इज वर्चुअलाइजेशन एंड कंटेनराइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन अलग अलग फॉर्म से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट उसका कोर कॉन्सेप्ट यही है कि मल्टीपल यूजर्स एक रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं, मगर एक दूसरे के स्पेस पे एनक्रोच नहीं कर रहे, एक दूसरे के डेटा पे एनक्रोच नहीं कर रहे। बेसिकली वो आइडिया है वर्चुअलाइजेशन और कंटेनराइजेशन का। और अगर आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर लाइक दैट, डॉकर कंटेनर्स हो गया, वर्चुअलाइजेशन, VMs हो गया, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं, बट एक्चुअली दे ओनली साउंड इंटिमिडेटिंग। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, एंड कुछ वीडियोस भी हैं, IBM क्लाउड ने कुछ वीडियोस रिलीज़ की थी, इट्स जस्ट 5 to 7 मिनट्स की वीडियोस हैं। आई वुड लाइक टू लिंक दो, थोड़ी पुरानी है, बट आई थिंक दे clarify the concepts really well. So we can compile all these resources and we'll share the Google Doc with you in the link description. Yeah. So do check it out and below. Yeah. And containerization में I think एक बहुत important चीज़ है कि आपको, ऐसे हमने कहा कि practice बहुत ज़रूरी है, जैसे OS में हमने कहा। Dockerization में भी Docker को यूज़ करना बहुत simple है। For example, I'm just giving one example as Docker. Docker.com पे अच्छे से एक वीडियो, एक डॉक्यूमेंट दिया है जो बताता है कि आप कैसे अपना पहला कंटेनर बना सकते हो अपने सिस्टम पे बहुत easily. So इस सब को और रिसर्च करो and just get your hands a little dirty is my one advice around virtualization. I think fourth topic that we should talk about is databases. NoSQL database कैसे चलता है, या relational database कैसे चलता है, या सबसे important I think कौन सा database कब यूज होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा important है समझने के लिए, because जब architectural questions आएंगे तब लोगों को सोचना पड़ेगा ओ इसमें इस यूज केस में कौन सा database अच्छे से बैठेगा। तो वो फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, एंड अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में थोड़ी थोड़ी डेटाबेसेस को इंटीग्रेट करो, देखो कैसे उसे क्वेरी कर सकते हैं। आई थिंक वो हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है डेवऑप्स, जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू डोंट इवन हैव टू बी अ डेवऑप्स इंजीनियर टू अंडरस्टैंड इट एंड यूज इट इन योर डे टू डे लाइफ। तो जैसे CI/CD हो गया, विच इज बेसिकली कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी पाइपलाइन, यानी कि एक कन्वेयर बेल्ट आपके सॉफ्टवेयर चेंजेस के लिए। तो इसके कोर कॉन्सेप्ट्स को समझना है, और अलग अलग कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको यूज करके आप CI/CD पाइपलाइंस बना सकते हो, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, आई थिंक आई वुड से इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड अंडर डेवऑप्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू हैव। जैसे टेराफॉर्म हो गया, या अगर हम AWS स्पेसिफिक बात करें, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, अजोर स्पेसिफिक बात करें तो अजोर रिसोर्स मैनेजर हो गया। ये सब से आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड यूज करके जो भी आप बनाना चाहते हो आप उसको कोडिफाई कर सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज सारी कंपनीज में कोई भी जाके UI में ये सब चीजें नहीं बना रहा है, सब कुछ कोडिफाइड है 100%। So now that we are talking about codification, I think scripting and programming languages is also important. I recommend Python to people because it's very very easy to grasp compared to other languages, but Go is another language that is very predominantly used in infrastructure, तो I think उसको भी use कर सकते हैं। Awesome. Yeah. तो आपने fundamentals में हमें 5 major areas बता दिए where the freshers or someone who just getting started in this journey, उनको focus करना चाहिए, right? But one thing that the freshers they struggle with is defining the timeline.
राइट? अगर हम इस चीज की बात करें, सो लेट्स से कि थ्रू आउट जो भी अभी डिस्कशन करेंगे, व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम दे शुड डेडिकेट टू दिस फंडामेंटल पार्ट? अगर सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, अगर आप डेडिकेटेड एक दिन में 5 से 6 घंटे दे सकते हो इस चीज को प्रिपेयर करने के, आई वुड से इन अ मैटर ऑफ अ मंथ आई थिंक यू विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रास्प ऑन अ लॉट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. ऑफ कोर्स प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी, मगर एटलीस्ट कोर आपकी सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी अगर आप इतना टाइम दे सकते हो. अगर आप इससे कम टाइम भी दे सकते हो तो इट्स ओके. एक टॉपिक को उठाओ, उसको पढ़ो, थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज अगर प्रैक्टिस नहीं की और सिर्फ पढ़ाई की 1 महीने 1.5 महीने बाद आप वो भूल जाओगे. तो इससे अच्छा थोड़ा सा गेट योर हैंड्स डर्टी विद एवरी टॉपिक दैट यू स्टडी इज माय रिकमेंडेशन. एंड नेक्स्ट यू टॉक्ड अबाउट कि आपको लैब्स करनी चाहिए, व्हिच इज आवर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, राइट? आफ्टर द फंडामेंटल्स कम्स द लैब पार्ट. तो उसके बारे में क्या मतलब, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय द लैब्स? या जो फंडामेंटल स्किल्स हमने डिस्कस करी वो तो कोर है, वो आप कोई भी क्लाउड चूज करो, इट डजंट मैटर, वो आपको आनी चाहिए. और अगर वो आप अच्छे से कर लेते हो तो क्लाउड सर्विसेज आप फटाफट पिकअप कर लोगे. तो अगर जब हम लैब्स की बात करते हैं तो आपको पहले क्लाउड प्रोवाइडर चूज करना पड़ेगा कि क्या मुझे AWS सीखना है, Azure सीखना है, GCP सीखना है, Oracle सीखना है, कुछ भी सीखना हो सकता है, राइट? और आई थिंक सबसे ईजी वे, अगर आप एकदम फ्रेशर हो, आपने कभी यूज नहीं किया, तो एक सबसे ईजी वे ये है, लिंक्डइन पे जाओ और जॉब रोल्स देखो. कौन से फ्रेशर क्लाउड इंजीनियर के जॉब रोल्स आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, वहाँ पे क्या स्किल मांगी है, क्या AWS ज़्यादा मांगी है, Azure ज़्यादा मांगी है, क्या ज़्यादा मांगी है, अपने एरिया में जो स्किल ज़्यादा मांगे, बिकॉज इवेंचुअली आपको जॉब तो वहीं चाहिए ना. तो टू कास्ट अ बिगर नेट इट्स बेटर टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि मैं कौन सा प्रोवाइडर से पढ़ूँ. आई वुड से कि AWS एंड Azure आर लिटरली वन ऑफ द टॉप प्रोवाइडर्स, सो स्टार्ट विद वन ऑफ द टू. एंड एक बार वो आपने पिकअप कर लिया तो जो आपने कोर स्किल्स पढ़ी, जैसे आपने नेटवर्किंग पढ़ ली, तो आप क्लाउड की सर्विसेज में देखो नेटवर्किंग में क्या क्या ऑप्शंस हैं. एक चीज पढ़ो, उसकी थोड़ी सी लैब्स कर लो. एंड जैसे आपने बोला कि लैब्स कर लो, सो इज इट समथिंग कि हम क्लाउड प्रोवाइडर के साथ अपना अकाउंट बनाएंगे एंड देन दे प्रोवाइड अस विद द रिसोर्सेज टू? यस, बहुत दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन आई थिंक. और बहुत सारे वेज हैं इसको अचीव करने के. जैसे AWS में AWS स्किल बिल्डर है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड रिसोर्स. उसमें कोर्सेज भी हैं, तो एक आपने टॉपिक पढ़ लिया, उसके साथ एसोसिएटेड आपको लैब भी मिल जाएगी, तो आप वो कर सकते हो. या कोर्सेरा हो गया, यूडेमी हो गया. एंड काफी टाइम मैंने देखा है कि ये इनके कोई ना कोई फ्री वर्जन्स या चीपर वर्जन्स चलते रहते हैं, तो कीप एन आई आउट फॉर दिस एंड फिर एनरोल योरसेल्फ. एंड मोस्ट ऑफ देम हैव लैब्स एसोसिएटेड. और बेटर इज, अगर जैसे AWS है तो AWS का भी फ्री टियर ऑफर होता है जो 12 महीने के लिए चलता है, एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ विद इन दैट फ्री टियर अलोन. यू कैन बिकम एन एंड-टू-एंड क्लाउड इंजीनियर इन 1 ईयर. या डेफिनेटली. क्योंकि अभी आपने ये चीज मेंशन करी कि द स्टूडेंट्स नीड टू गो ऑन लिंक्डइन एंड चेक आउट कि किस क्लाउड प्रोवाइडर की ज्यादा जॉब्स उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है. बट is there any scenario, for example, let's say they are applying at XYZ company and उनको Azure में चाहिए, ठीक है, बट जो उनको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट चाहिए, they align a lot with students profile, but the only difference is कि उसने AWS में करा हुआ है, right? So are these skills transferable from one cloud provider to another, or companies are very specific कि नहीं, अगर हमें AWS इंजीनियर चाहिए तो we will hire only AWS? ये बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चन है, एंड ये बहुत बार मैंने देखा भी है. मेरी खुद की कंपनी में, मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में ऐसे लोग हायर हुए हैं जिन्होंने AWS को नहीं छुआ है कभी भी, बट दे हैव यूज्ड अदर स्किल्स. एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर फ्रेशर्स, आगे के रोल्स के लिए भी आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड हाँ, काफी स्किल्स ट्रांसफरेबल होती है, बिकॉज कोर टेक्नोलॉजी का वही रहने वाला है, करेक्ट? और उसके बाद अलग अलग कंपनीज, अलग अलग क्लाउड प्रोवाइडर्स अलग अलग सर्विसेज बना रहे हैं. और ऐसा भी हो सकता है आज आपने AWS सीख लिया, 1 साल बाद उन्होंने कोई नई सर्विस रिलीज कर ली, करेक्ट? बिकॉज दे कीप रिलीजिंग न्यू सर्विसेज. तो आपको वो एनीवे सीखनी पड़ेगी, चाहे आपने पहले AWS किया हो या नहीं किया हो. कंपनी स्विच कर दे. एग्जैक्टली. वो डिसाइड करे नहीं अब तो हमें GCP पे जाना है, तो शायद वो GCP. तो ये सारी वो एक एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे ये सीखना है, ऐसे सीखना है, उसके बाद क्लाउड प्रोवाइडर आपको भी यूज. ऑल्सो आई हैव नोटिस कि जो कंपनीज हैं, दे दीज डेज दे आर फॉलोइंग मल्टी क्लाउड अप्रोच, ताकि फॉर एग्जांपल अभी पीछे क्या हुआ था, Azure डाउन पड़ा था माइक्रोसॉफ्ट के बग के कारण, राइट? तो काफी सर्विसेज उनकी इंपैक्ट भी हुई थी. तो मेनली बिकॉज कि एक क्लाउड प्रोवाइडर पे डिपेंडेंसी ना हो, राइट? टू आंसर दैट क्वेश्चन अगेन कि इफ दे नो वन ऑफ द क्लाउड प्रोवाइडर्स, कंपनीज के लिए प्लस ही होगा कि अगर आके वो दूसरा भी सीखते हैं, देन दे विल हैव अ कैंडिडेट जिसके पास मल्टी क्लाउड नॉलेज है, राइट? ऑसम. सो प्रीति, मूविंग ऑन टू थर्ड पॉइंट, राइट? सो यू टॉक्ड अबाउट द सर्टिफिकेशंस की third point is certification. So what kind of certifications freshers should do and the industry expects? सारे जो क्लाउड प्रोवाइडर्स है बहुत एक टिपिकल फैशन में सर्टिफिकेशंस रिलीज करते हैं. एक एकदम बेस होगा, एक उसके ऊपर थोड़े एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशंस हो जाएंगे, और फिर तीसरा लेयर होगा प्रोफेशनल्स की आपने किसी एक स्किल में बहुत ही डेप्थ में जाना है, तो वो प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेशंस हो जाएंगे. या जनरलिस्ट भी अगर आप है तो आपको बहुत डीप नॉलेज है, तो वो प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेशंस हो जाएंगे. तो आई थिंक एज अ फ्रेशर, जैसे अगर हम AWS की बात करें, तो आई
थिंक क्लाउड प्रैक्टिशनर इज अ वेरी गुड सर्टिफिकेशन. अगर आप बहुत ही नए हो, इनफैक्ट आप क्लाउड में ही नहीं, आप शायद टेक में ही अगर बहुत नए हो, तो आई थिंक क्लाउड प्रैक्टिशनर इज अ गुड एग्जाम. वरना अगर आपको है थोड़ा बहुत, आई थिंक यू कैन डायरेक्टली जंप टू सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट. मेरे को पता भी नहीं था क्लाउड प्रैक्टिशनर होता है एक्चुअली, तो मैंने कभी वो एग्जाम नहीं लिया. आप ये क्लियर करोगे देन ओनली यू आर एलिजिबल. प्रोफेशनल के लिए होती है, मगर एसोसिएट लेवल आप ऐसे ही ले सकते हो. क्लाउड प्रैक्टिशनर इज नॉट लाइक अ प्रीरिक्विजिट एज फार एज आई नो. अजोर और जीसीपी के लिए भी आप ऐसे ही ढूंढ सकते हो सर्टिफिकेशंस. बट आई थिंक आई वांट टू कॉल आउट वन थिंग कि सर्टिफिकेशंस का पैटर्न होता है कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं. करेक्ट. एक सिनेरियो दिया है, 5 ऑप्शन दिया है, आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है इसमें से. करेक्ट. तो उसमें से 1-2 ऑप्शन तो ऐसे ही होंगे कि आप फटाफट निकाल दोगे उसको कि ये तो अच्छे ऑप्शंस नहीं है. 2-3 ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज होकर और सिलेक्ट कर लोगे. करेक्ट. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज रियल लाइफ इज नॉट एट ऑल लाइक दैट. प्रॉब्लम भी आपको ढूंढनी है, उसकी 4-5 ऑप्शंस भी आपको ढूंढने, और वो 4-5 ऑप्शन में से 1-2 ऑप्शन ऐसे ही नहीं हो सकते. राइट. ऐसे होने चाहिए कि आपकी कंपनी, आपकी टीम उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट कर सके. एंड देन यू हैव टू कन्विंस योर टीम एज टू ये ऑप्शन बेटर है या वो ऑप्शन बेटर है, और उसकी टाइमलाइन उनको डिसाइड करनी है. तो रियल वर्ल्ड और सर्टिफिकेशंस एकदम ही अलाइन नहीं है. इसीलिए सर्टिफिकेशन इज माय थर्ड स्टेप, नॉट द फर्स्ट स्टेप. अगर कोई क्लाउड में घुस रहा है तो पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करे एंड उसके बाद सर्टिफिकेशन ले. सर्टिफिकेशन से हाँ ओके जॉब की कॉल्स आ जाएंगी इंटरव्यू के लिए, मगर क्या आप इंटरव्यू क्लियर करोगे, दैट्स गोइंग टू बी स्टिल अ क्वेश्चन मार्क. राइट. सो वन क्वेश्चन मोर अबाउट सर्टिफिकेशन. आजकल क्या हो रहा है कि देयर इज अ पैनिक अमंग स्टूडेंट्स कि काफी बार उनको थोड़ा टाइम लगता है जॉब की इंटरव्यू कॉल्स आने में, जॉब की इंटरव्यूज क्लियर करने में. राइट. इन दैट टाइम शुड स्टूडेंट्स फोकस ऑन कि पहले वो प्रैक्टिशनर करके फिर एसोसिएट लेवल पे जाएं, या फिर प्रोफेशनल की हायरार्की फॉलो करनी चाहिए, या फिर उनको कई बार क्या होता है कि आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेरीज कि मैंने क्लाउड प्रैक्टिशनर फॉर AWS कर लिया, नेक्स्ट आई एम जंपिंग ऑन टू Azure and then I will do for GCP. They are trying their best to include the keywords. तो what would you say to these students, या फिर जो ये सोच रहे हैं कि ऐसे हम कर लेते हैं? अगर मैं इस सिचुएशन पे हो तो आइडियली मैं क्या करूंगी, मैं वो बताती हूँ. आई थिंक आई वुड पिक वन क्लाउड प्रोवाइडर. आई वुड ट्राई टू गो डीप इन इट. आई अंडरस्टैंड टू कास्ट अ वाइडर नेट. अजोर भी लिखना है मुझे रेज्यूमे पे, GCP भी लिखना है, तो आप उसके छोटे छोटे कोर्सेज कर सकते हो. करेक्ट. आपको सर्टिफिकेशन सीधे देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट मीन्स यू आर टेकिंग अवे टाइम from actually doing your projects, from actually diving deep into one cloud or some core concept. शायद उसमें से आप टाइम निकाल के आप, क्योंकि मुझे अजोर भी कुछ करना है या मुझे GCP भी कुछ करना है, तो आप वो कर रहे हो. तो इससे अच्छा छोटे छोटे कोर्सेज भी होते हैं. एंड LinkedIn पे आप इसकी अपडेट भी डाल सकते हो, सो यू हैव दैट शाइनिंग थिंग इन योर पोर्टफोलियो टू. बट आई वुड से कि इधर उधर देखने से अच्छा एक पाथ चूज करो एंड जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड जस्ट गो फॉर इट. And Kriti, now let's move on to the fourth point. What should they do after certifications? अब सर्टिफिकेशन भी हो गए और लैब्स भी हो गई, यानी कि थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करनी आती है. तो अब मेरे ख्याल से इट्स अ गुड आइडिया टू गो फॉर बिगर वर्कशॉप्स एंड बिगर लैब्स. तो AWS अगर हम ले ले तो workshops.aws में काफ़ी सारी लैब्स होती हैं. एंड अगेन हमने फ्री टियर AWS की बात की, तो उसमें काफ़ी कुछ आप फ्री टियर पे अपने बना सकते हो. एंड सबसे अच्छी बात इसकी ये कि अगर आपने वर्कशॉप्स करी है तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट्स, उसके आइडियाज आना आपको शुरू हो जाएंगे. बिकॉज वर्कशॉप्स में क्या होता है ना कि वो एक सर्विस पे फोकस नहीं कर रहे कि एक टॉपिक कर लिया सिर्फ उसी टॉपिक पे फोकस. मल्टीपल सर्विसेज को इंटीग्रेट कैसे करके हम कैसे एंड टू एंड सोल्यूशन बनाए उस पे फोकस कर रहे हैं. तो मेरे को एक कंफ्यूजन हो रही है कि आपने ऑलरेडी लैब्स के बारे में बात कर लिया. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जो हमने लैब्स तब करी थी एंड दीस वर्कशॉप्स दैट यू आर रेफरिंग टू? लैब्स तब करी थी जो हमने एक एक टॉपिक पढ़ा, जैसे उसकी कोई वीडियो रिसोर्स पढ़ ली और उसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटी सी लैब है कि मैं UM में चला गया और मैंने जाके एक छोटा सा ट्रांजिट गेटवे बना लिया या एक मैंने VPC बना लिया. बट वर्कशॉप्स आर मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये आपकी बिजनेस प्रॉब्लम है, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूं. हो सकता है आप AWS से अथीना भी ले रहे हो, ग्लू भी ले रहे हो, S3 की बकेट भी ले रहे हो, और सॉर्ट ऑफ कि आपको प्रोजेक्ट एंड टू एंड कोई आपको प्रोडक्ट बनाना है. तो उससे बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे. शायद वर्कशॉप आपको कोई बिजनेस प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व ना करवाए, बट आपको इतना आइडिया तो दे देगी कि आप खुद एक चीज इम्प्लीमेंट करके एक प्रोजेक्ट बना सको उसमें से. और ये जो वर्कशॉप्स होती हैं आधी पेड या फिर इनका क्या होता है? कई बार AWS या अलग अलग प्रोवाइडर्स जो हैं अपनी वर्कशॉप्स को फ्री रिलीज करते हैं, तो उनमें कुछ फ्री वर्जन्स भी होते हैं और कुछ में अगर फ्री वर्जन नहीं है तो बेस्ट आइडिया है कि आप उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पढ़ लो. डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. अब आप बस अपने क्लाउड में आपके फ्री टियर अकाउंट में खुद उसको प्रैक्टिस कर लो. सो यू डोंट नीड अ सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट. आप बेसिकली अपने खुद के अकाउंट पे उन चीजों को बना रहे हो बस. और ये वर्कशॉप करने के बाद शुड स्टूडेंट मेंशन इन देयर रेज्यूमे कि मैंने ये पर्टिकुलर XYZ वर्कशॉप अटेंड करी थी. लाइक व्हाट इंपैक्ट डज इट मेक फॉर देम कि अगर उन्हें रेज्यूमे पे? हाँ, आई
आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल अगर वो लिख सके तो, बट आई थिंक एक स्टेप और अगर आगे जाएं तो इसको अगर वो प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद अ लिटिल बिट मोर एफर्ट, आई थिंक उसको डालना ज़्यादा इम्पैक्टफुल है कि ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करी और मैंने ऐसे ऐसे सॉल्व करी, ये डिफाइन करना। सो अभी आपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करी ली है, फिफ्थ पॉइंट की प्रोजेक्ट की, तो एक बार आप क्विकली मेरे को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्कशॉप एंड द प्रोजेक्ट, मतलब कहाँ पे वो स्विच आएगा जो हम वहाँ पे सीखेंगे और जो हम खुद करेंगे। करेक्ट। वर्कशॉप जो है बहुत गाइडेड है, उसमें लिखा है आपका स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है, अब आप इसको फॉलो करते जाओ और आपका एक अच्छा सा एक प्रोडक्ट जैसा बन जाएगा एंड में। करेक्ट। बट प्रोजेक्ट्स ये हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ, या मैंने एंड टू एंड ये चीज क्रिएट करी, जैसे मुझे एक वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है। अब इसको मैं सिंपल एक ये कर सकती हूँ कि मैंने एक सर्वर चलाया, वेब एप्लीकेशन डाल दी, हो गई डिप्लॉय। मगर इज दिट द बेस्ट ऑप्शन? नहीं, मुझे चाहिए कि मेरी एप्लीकेशन जो है स्केलेबल भी हो और बहुत अवेलेबल हो, यानी कि अलग अगर एक सर्वर मेरा मर जाए तो भी वो चलनी चाहिए। इट शुडंट बी यूजर इम्पैक्टिंग। तो जैसे मैं एक 3 tier वेब एप्लीकेशन बना दूं, या हमने डेवऑप्स की बात करी तो एक CI/CD पाइपलाइन, जैसे हमने बोला था कि उस कोड को डिप्लॉय अब कैसे करोगे। आपके पास वेब एप्लीकेशन का कोड तो है, सर्वर पे डाला आपने मैन्युअली, बट शायद आप एक CI/CD पाइपलाइन बना दो जिससे आपका कोड खुद ब खुद सर्वर पे अब डिप्लॉय हो जाए, कुछ टेस्ट वगैरह, सिक्योरिटी चेक्स वगैरह के बाद में। एंड प्रीति, अब प्रोजेक्ट के बारे में एक लास्ट क्वेश्चन, आपने बोला कि ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट? बट एज अ क्लाउड इंजीनियर या एज अ क्लाउड इंजीनियरिंग एस्पिरेंट मैं प्रॉब्लम सोचूं कैसे? बिकॉज एज अ फ्रेशर व्हेन वंस यू लर्न डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, राइट, वी नो कि हमें प्रोजेक्ट बनाना है, बट प्रोजेक्ट के आइडियाज नहीं आते, वो कैसे सोचे? मेरे ख्याल से 3 ऑप्शन है इसको सोचने के लिए। एक तो वर्कशॉप ऑप्शन था, आपने जब कुछ बनाया देखा कि अरे मैं कुछ डेटा इंजेस्ट कर रही हूँ और उस डेटा पे मैंने कुछ ऑपरेशंस किए और फिर उसका मैंने डैशबोर्ड बना दिया। फॉर एग्जांपल, जस्ट रफ एग्जांपल, अगर मैंने ये कर दिया, क्या मैं कोई ऐसा डेटा सोर्स ले सकती हूँ जो पब्लिकली अवेलेबल हो? शायद टोरंटो की पॉपुलेशन में इतने % लोग अबव 60 हैं, इतने लोग 40 to 60 हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट इस समय ये चल रहा है, 10 साल पहले कुछ और था। बहुत सारा डेटा हमारे पास पब्लिकली अवेलेबल है, क्या मैं उसको लेवरेज करके कुछ बहुत ही इंसाइटफुल बना सकती हूँ जिससे मेरे को एंड में एक डैशबोर्ड मिले और मुझे बहुत क्लियरली पता चल जाए कि पिछले 10 साल का ट्रेंड क्या रहा है, फॉर एग्जाम्पल। तो आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बिकॉज आपने इतने बड़े डेटाबेस को विजुलाइज करके मैं बता दिया कि अरे क्या एक्चुअल में क्या हुआ है पिछले 10 साल में आपके एरिया में। सो आई थिंक तो प्रॉब्लम्स इस तरह से सोचो कि अगर आप यूजर हो तो आपके लिए प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। दूसरी एक चीज आई वुड रियली टेल एवरीवन टू लेवरेज, गिटहब हो गया, स्टैक ओवरफ्लो हो गया, या सोशल मीडिया भी फॉर दैट मैटर हो गई, लिंक्डइन, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, सब जगह आई थिंक क्लाउड कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड वो चाहती है, वो बहुत फॉस्टर कर रही है कि और लोग आए, सीखें। तो आपको बहुत सारा नॉलेज ऐसे ही शेयर करके भी मिल जाएगा, और गिटहब की तो बहुत ही सारी रिपोजिटरीज है जिसमें आप डाइव डीप कर सकते हो। एंड जस्ट टू ऐड टू योर पॉइंट कि अगर उन्हें पब्लिक डेटा सेट्स लेने हैं, सो देयर इज अ वेरी फेमस वेबसाइट कॉल्ड kaggle.com, एंड ऑल्सो जो आपने बोला कि टोरंटो के अगर आपको डेटा चाहिए, सो एवरी सिटी इन कनाडा दे हैज देयर ओन ऑफिशियल वेबसाइट्स। फॉर एग्जांपल सिटी ऑफ टोरंटो की अपनी वेबसाइट है, सिटी ऑफ किचनर की अपनी है, एंड दे कैन गेट द डेटा सेट्स फ्रॉम देयर। फॉर एग्जांपल सिटी ऑफ टोरंटो की अपनी वेबसाइट पे उनके लास्ट 10 years के जो रोड एक्सीडेंट्स हैं, किन वेदर कंडीशन में, बहुत ही अच्छा डेटा सेट्स हैं, बिल्डिंग परमिट्स को लेके हैं, हेल्थ इश्यूज को लेके हैं, तो दे हैव वेरी लार्ज डेटा सेट्स। सो आई थिंक इफ यू वांट द रिसोर्सेज, तो दीज आर द बेस्ट वंस। आई थिंक दैट्स इट फॉर आवर टुडेस वीडियो। कृति, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। थैंक यू। इट वाज अ पैक्ड सेशन और मेरे को बहुत मजा आया, एंड आई फील लाइक आई एम वन स्टेप क्लोजर टू बिकमिंग अ क्लाउड इंजीनियर अगर मेरे को कभी अपनी लाइफ में उस डायरेक्शन में प्रोसीड करना हो। बट अगेन लाइक इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। आई एम ग्लैड आई वाज हियर एंड इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। Awesome. And before we leave, I would encourage my audience to follow you on TikTok, follow you on Instagram, because she constantly creates content around the cloud engineering industry. And I'll leave all her social media handles in the link in description. And हम मिलते हैं next video में. Thanks a lot for watching.